आ रहे हो समझे, मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा भिखारी कहीं के। ये सुनकर जिनी उसकी शर्ट पकड़ लेता है, लेकिन एक बच्चा उसको देख रहा होता है तो वो ली को छोड़कर चला जाता है। अगले दिन हॉस्पिटल में ली मीजो से पूछता है कि तुम अपने पास कंकड़ क्यों रखती हो। वो बताती है कि ब्लाइंड होने की वजह से मुझे चीजों को छूकर आइडेंटिफाई करना पड़ता है और इस तरह के गोल मटोल कंकड़ उसे बहुत ही पसंद थे, इसलिए वो इन्हें अपने पास रखती है। फिर मीजो ली का हाथ पकड़कर बताती है कि तुम बिना किसी इंटरेस्ट के एक बेमतलब की लाइफ जी रहे हो। क्यों, मैंने ठीक कहा ना। ये सुनकर ली अपना हाथ उठा लेता है, फिर वो अपना हाथ देती है कि इसे फील करके बताओ कि मेरी लाइफ कैसी है। ली को कुछ भी फील नहीं होता। वो बहुत ही दुखी होती है कि जब वो ब्लाइंड थी तो हर चीज को टच कर पाती थी, पर अब उसकी आत्मा सब कुछ देख सकती है पर किसी को टच या फील नहीं कर सकती सिवाय ली के। उसका दुख सुनकर ली उसे बाहर लेके जाता है। दोनों एक एक्वेरियम में पहुंचते हैं और वहाँ की खूबसूरत फिश को देखकर मीजो बहुत ही खुश होती है। एक लड़की को उसकी माँ के साथ देखकर मीजो को अपनी माँ की याद आ जाती है। वो ली को बताती है कि मैंने सिर्फ अपनी माँ की आवाज ही सुनी है, पर न जाने वो कहाँ चली गई। जब मैं बड़ी हुई तो लगा कि अब मुझे उनकी जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। दोनों फिर मजे से शहर में घूमते हैं। एक पेड़ के फूल नीचे गिर रहे होते हैं तो मीजो खुशी से उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसके हथेली पार कर जाते हैं। तभी ली उसके नीचे अपनी हथेली रखता है तो फूल वापस मीजो की हथेली पर आ जाते हैं। ये देखकर मीजो खिल जाती है। फिर वे एक बार में बैठे होते हैं तो मीजो अचानक गायब हो जाती है, क्योंकि हॉस्पिटल में मीजो नींद से उठ गई है तो उसकी आत्मा को उसके अंदर जाना पड़ेगा। मीजो कोमा में है, लेकिन वो अपनी उंगलियां हिला सकती है और उसे आवाजें भी सुनाई देती हैं। अब अगले दिन ली मीजो की बचपन की फोटो को लेकर अपने फ्रेंड के पास जाता है और उसे पता लगाने को कहता है। वो तुरंत ही पता लगा लेता है कि ये किस स्टूडियो में ली गई थी। स्टूडियो का ओनर पुराने रिकॉर्ड्स को चेक करके मीजो का नाम और एड्रेस तक बता देता है। फिर ली तुरंत उस एड्रेस पर पहुंचता है तो मीजो की माँ का ब्यूटी सैलून होता है और इसी जगह के पास मीजो का एक्सीडेंट हुआ था। ली वहाँ पर हेयर कट करने जाता है और मीजो की माँ से पूछता है कि आपकी बेटी कहाँ है। वो बताती है कि वो स्कूल गई है। ली कहता है मैं आपकी पहली बेटी मीजो के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसे आप कई साल पहले चर्च में छोड़कर चली गई थी। इस पर मीजो की माँ कहती है कि मैं मीजो नाम की किसी लड़की को नहीं जानती, तुम चले जाओ। यहाँ ऑफिस में ली का बॉस ली को डांटता है कि तुम मीजो के केस के बारे में कुछ खास क्यों नहीं कर रहे हो, और फिर अब उसका केस किसी और को दे दिया जाता है और ली को कुछ दिन की छुट्टी लेने को कहता है। ली वहाँ से सीधे हॉस्पिटल जाता है जहाँ छोटे बच्चे जो बीमार हैं वे पतंग उड़ाकर खेल रहे होते हैं, पर एक लड़का गुमसुम बैठा होता है तो मीजो ली को जबरदस्ती उसके साथ खेलने के लिए भेज देती है। वो भी उसके साथ खेलने लगता है और पूछता है कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं बेटा। वो बताता है कि हॉस्पिटल का बिल बहुत ज्यादा आता है तो पापा उसे चुकाने के लिए दिन में कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं और रात को डिलीवरी का काम, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाए। दोनों पतंग उड़ा रहे होते हैं तो जिनी वहाँ पर आ जाता है। तभी लड़का उसे पापा कहकर बुलाता है। अब ली को पता चलता है कि जिनी अच्छा आदमी है और बहुत ही मेहनत करता है, पर उस लड़के का ट्रीटमेंट सिर्फ इस हॉस्पिटल में किया जाता है और यहाँ का बिल वो चुका नहीं पाता, इसलिए दिन रात काम करता है और पेशेंट की एक्टिंग करके अपने इंश्योरेंस के पैसों से अपने बेटे का इलाज करवा रहा है। ली हॉस्पिटल में मीजो की माँ को देखता है जो दरवाजे से ही मीजो को देखकर जाने लगती है। ली पूछता है कि आप अंदर क्यों नहीं जाती। वो कहती है कि मैं अपनी बेटी को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। ये कहकर वो जाने लग जाती है। तभी ली उसके पीछे जाता है, लेकिन मीजो की आत्मा उनकी बातें सुन चुकी थी। फिर मीजो की आत्मा ली को बताती है कि मेरी माँ भले ही मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन मुझे उनसे मिलने जाना है, उनसे मिलने का बड़ा मन करता है। एक दिन मैंने अपने बचपन की फोटो को ढूंढ निकाला और उस स्टूडियो में गई जहाँ वो लिया गया था। फिर मुझे माँ की दुकान का पता चला। मैंने अपना वॉकिंग स्टिक फोल्ड करके बैग में रखा और एक कस्टमर की तरह अंदर गई। माँ की आवाज को सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई कि पूछो मत। फिर वो आई और मुझे खुद अंदर लेके गई। उनका टच फील करके मुझे अजीब सा चैन महसूस हुआ। मैंने उन्हें बताया कि मैं आपकी बेटी मीजो हूँ। जब आप मुझे चर्च में छोड़ गई थी तो मैं छोटी लड़की थी, पर अब देखो मैं 25 साल की हो गई हूँ। लेकिन वो घबराकर कहने लगी कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। तो मैंने उन्हें दिलासा दिया कि मैं आपकी लाइफ को बिगाड़ने नहीं आई हूँ, बल्कि आपको बताने आई हूँ कि आप मेरी फिक्र ना करें। पर माँ मुझ पर गुस्सा होकर चली गई। मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए बाहर आ गई। तब मैंने रियलाइज किया कि मेरा वॉकिंग स्टिक अंदर ही रह गया, पर अगर मैं वापस गई तो न जाने माँ मुझे क्या कहेंगी। इसी डर से मैं बिना स्टिक के ही चलने लगी। मुझे तो लगा था कि इतने सालों से वो मुझे जरूर मिस कर रही होंगी, पर उन्होंने तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। मैं रोती भी चल रही थी कि अचानक कोई गाड़ी आकर मुझसे टकराई और मैं कोमा में चली गई। तब शरीर से आत्मा बाहर निकल गई। ये सब कहते कहते मीजो की आत्मा अचानक नीचे गिर के गायब हो जाती है। ली घबराकर मीजो के कमरे में जाता है तो वो खून की उल्टी कर रही होती है और डॉक्टर्स उसे आईसीयू में लेके जाते हैं। यहाँ इंश्योरेंस कंपनी के पास प्रूफ है कि ये एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि मीजो ने खुदकुशी की है। अगले दिन मीजो की बेस्ट फ्रेंड हॉस्पिटल आती है। ली को लगता है कि अगर मीजो की माँ एक बार उससे मिल लेगी तो मीजो को अच्छा लगेगा और वो चैन से मर तो सकेगी। वो मीजो की फ्रेंड को लाकर मीजो की माँ से मिलाता है, लेकिन वो मीजो से मिलना ही नहीं चाहती। ली मायूस होकर बैठा होता है। तभी जिनी उसे ड्रिंक ला कर देता है और कहता है कि इतना मायूस मत हो, सब अच्छे के लिए
होता है और मुझे तुम्हारी कंपनी का इंश्योरेंस अमाउंट नहीं चाहिए, उसके बिना ही मैं अपने बेटे को बचा लूंगा। तब ली कहता है कि तुम अच्छे इंसान हो या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन तुम एक बहुत अच्छे बाप जरूर हो। अगले दिन मीजो की माँ अपनी दूसरी बेटी को लेकर मीजो को देखने आती है। ली उसे बताता है कि मीजो के इंश्योरेंस के पूरे पैसे मैं आपको दिला दूंगा। मीजो की माँ कहती है कि मुझे सिर्फ अपनी बेटी का प्यार चाहिए, इंश्योरेंस के पैसे मुझे नहीं चाहिए। इतने साल से मैंने मीजो से दूर रहकर जो गलती की है वो अब मैं नहीं दोहराऊंगी। आज से मैं अपनी बेटी का पूरा ख्याल रखूंगी। लेकिन उसकी दूसरी बेटी को ये अच्छा नहीं लगता और कहती है कि हम पहले से कर्ज तले दबे हुए हैं, ऊपर से इसका खर्च तुम कैसे उठाओगी माँ, कम से कम इंश्योरेंस के पैसे तो ले लेती। मीजो की आत्मा ये सब कुछ देख रही होती है। मीजो की माँ उसके पास बैठकर बहुत रोती है कि इतने साल बाद तुम्हें मेरी आवाज याद रही और तुमने मेरा पता भी लगा लिया, लेकिन मैंने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया। मेरी वजह से बेटी तुम्हारा ये हाल हुआ है, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सब कुछ सुनकर मीजो की आत्मा फूट फूट कर रोती है, पर उसे तसल्ली भी होती है कि जिस माँ के प्यार के लिए वो तरस रही थी अब वो खुद उसका ख्याल रखने के लिए आ गई है। अब ली का बॉस मीजो की गार्डियन को इंश्योरेंस सेटलमेंट देकर चुप कराने का प्लान बना रहा होता है, लेकिन अब मीजो की माँ बीच में आ गई है और सेटलमेंट नहीं लेना चाहती। वो ली पर बिगड़ जाता है क्योंकि उसी ने मीजो की माँ को इस केस में इन्वॉल्व किया था। पर ली अब भड़क जाता है तो बॉस चुप होता है। हॉस्पिटल में मीजो की आत्मा बताती है कि माँ मेरे लिए बहुत तकलीफ झेल रही है, मैं उन्हें खुश देखना चाहती थी लेकिन मेरे ट्रीटमेंट के लिए उन्हें दिन रात काम करना पड़ रहा है, फिर हॉस्पिटल आकर मेरी देखभाल भी करनी पड़ती है। डॉक्टर्स की बातों से लगता है कि मैं हमेशा इसी तरह कोमा में रहूंगी। तो क्या उम्र भर मेरी माँ इस तरह मेरे लिए दुख झेलेगी? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप प्लीज मेरे कमरे में जाकर मेरा ऑक्सीजन लाइन कट कर दीजिए, मैं मर जाऊंगी तो मेरी माँ की तकलीफ भी खत्म हो जाएगी। अब ली उसे डांटता है कि रिश्ते क्या सिर्फ खुशी में साथ होते हैं, दुख में अलग हो जाते हैं क्या? मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, हमारी लाइफ बहुत ही हंसी खुशी चल रही थी। अचानक एक दिन उसके दोनों पैर पैरालाइज हो गए और पता चला कि पूरी लाइफ वो व्हील चेयर पर ही रहेगी। पहले तो वो पूछती है क्या मैं तुम पर बोझ बनी हूँ? मैंने उसे बताया कि तुम कभी भी मेरे लिए बोझ नहीं बनोगी, तुम्हारे लिए ये सब कुछ मैं खुशी से करता हूँ। पर धीरे धीरे वो बात बात पे चिल्लाने लगी कि मैं तुम्हारे लिए बोझ हूँ, तुम मेरी मौत का इंतजार कर रहे हो। ऐसे कठोर शब्द मुझे बहुत हर्ट करते थे, लेकिन मैं उसके दिल को समझ सकता था और हमेशा उससे प्यार करता रहा। एक दिन हम एक ढलान के ऊपर टहल रहे थे तो उसने कहा कि उसे ब्लैंकेट चाहिए। मैं ब्लैंकेट लेने गया, लेकिन जब मैं लौटा तो व्हील चेयर और मेरी वाइफ वहाँ नहीं थे। शायद मैं व्हील चेयर को लॉक करना भूल गया था। व्हील चेयर ढलान में तेजी से नीचे गया और सड़क पर चलती गाड़ी से टकरा गया। मैंने अपनी वाइफ को इसी हॉस्पिटल में एडमिट किया और यहीं पर उसकी जान भी गई। जैसे वो मेरे लिए बोझ नहीं थी, उसी तरह तुम अपनी माँ पर बोझ नहीं हो। मीजो बताती है कि उस दिन जब आप अपनी वाइफ को यहाँ लाए तो मैंने आपको देखा था, आप एकदम टूट चुके थे। आप और मेरी माँ एक जैसे हैं और मैं और आपकी पत्नी एक जैसे हैं।